कल के दिन को थोड़ा सा कॉम्पनसेट करेंगे, मैं चेक कर लेना। एक डेटा गवर्नेंस, दूसरा हमारे पास में नामदा आर्ट के नाम से एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और चौथा हमारे पास में जीरो एफआईआर। ठीक है, इन छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस का हमारे पास में इशू इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि अभी एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके पहले तक बहुत बड़ी डिबेट ये थी कि हमारे पास में जो डेटा है वो सिक्योर्ड ही नहीं है। तो एक नॉन सिक्योर डेटा को जब हम कोशिश करते हैं एक कंट्री में कि हम अपना प्राइवेसी जो है वो मेंटेन कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे पास में डेटा गवर्नेंस और डेटा प्रोटेक्शन की बात आई। नाउ व्हाट डज डेटा गवर्नेंस मींस? डेटा गवर्नेंस का मतलब हम किसी भी डेटा को जब कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके बाद में प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और ट्रांसफर करना, ठीक है, इन सब चीजों के बीच में एक सिक्योरिटी लेयर होनी चाहिए और उसको गवर्न करने के लिए एक एंटिटी जरूरी है। नाउ दिस एंटिटी हैज टू बी सॉवरेन, हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करे एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो हमारी राइट्स के लिए भी ये डेटा गवर्नेंस पूरा ये एक्ट लाया गया। सो दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ इट। नाउ फीचर्स की बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर में 2023 में जो एक्ट आया, इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इट डिफाइंस पर्सनल डेटा। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पहले अभी तक ये डेफिनेशन थी ही नहीं कि पर्सनल डेटा क्या है, क्योंकि जो पर्सनल है फिर वहां पे आपके राइट्स इंश्योर्ड हो जाएंगे। एज एनी डेटा दैट रिलेट्स टू अ नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन मतलब आप जो जिंदा है, ठीक है, एंड दैट इज डिफाइंड एज अ पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा की डेफिनेशन दी गई है एक्ट के अंदर। नेक्स्ट, जो हमारे पर्सनल डेटा है उसको क्लासिफाई भी किया गया है, सच एज फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक डेटा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीफ्स के बारे में आपका जो ओपिनियन दे रहा है। नाउ देयर आर स्ट्रिक्टर कंडीशंस ऑफ प्रोसेसिंग इट। आपका बायोमेट्रिक डेटा शेयर करना आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, लेकिन आपके रिलीजियस इंक्लिनेशंस या आपकी कोई बिलीफ के बारे में, फॉर एग्जांपल मैंने सोशल मीडिया पे शेयर कर रखा है, तो मैंने जब उसको शेयर कर ही रखा है तो वो मेरे प्राइवेसी का पार्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी पब्लिक में शेयर कर रखा है। तो इसमें हमने कैटेगराइजेशन डिफाइन किया है। नेक्स्ट, it requires data fiduciaries and the processors to obtain consent from the data subjects before collecting using the personal data। तो सबसे पहले अब आपका क्या लिया जाएगा? कंसेंट लिया जाएगा जब भी आपको डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है या किसी से शेयर किया जा रहा है। आप एक वेबसाइट खोलते होंगे, नीचे आता है एक एक्सेप्ट या एक फॉर्म पॉपअप करके आता है जिसमें आपको बिना वो फॉर्म भरे हुए आपको उसमें एंटर नहीं करने देता। वहां से वो आपका क्या फेच करना चाहते हैं? डेटा। अब आपको उसमें क्या देना है और नहीं देना वो एस्टेरिक के साथ में लगा रहता है कि ये कंपलसरी फील्ड है और ये नॉन कंपलसरी फील्ड्स है, ठीक है। वहां से आप अपना कंसेंट दे देते हो कि मैं अपना डेटा जो है शेयर कर रहा हूं या कर रही हूं। तो सबसे पहले यहां से क्या लिया जाएगा आपके साथ में? एक कंसेंट, एंड अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन और लेजिटिमेट पर्पस, जो ये डिफाइंड होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो भी डेटा फिड्यूशरीज या प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, नाउ इट हैज टू इंप्लीमेंट अ रीजनेबल, आपकी तरफ से, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज को भी ये काम दिया जाता है कि आप डेटा कलेक्ट कीजिए, या मैंने सबलेंटिंग कर दी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक एंटिटी प्रैक्टिस कर रही है या प्रोफेस कर रही है और वो डेटा मैनेज कर रही है, लेकिन उनके पास में अगर सिक्योरिटी लेयर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्फोसिस इन्वॉल्व रहती है। अब अगर उनका डेटा प्रोटेक्शन लेयर पुअर है तो उसके लिए भी अब ये इंश्योर करेगा कि हमारे पास में एक डेटा सिक्योरिटी के लिए एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अदरवाइज हम आपको सबलेंटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इट अलाउज डेटा सब्जेक्ट्स टू एक्सरसाइज वेरियस राइट्स ओवर देयर पर्सनल डेटा। मतलब आपका राइट होगा, सच एज
राइट टू एक्सेस मैं खुद भी देख सकता हूं, रेक्टिफाई कर सकता हूं, इरेज भी कर सकता हूं, उसको पोर्ट भी कर सकता हूं, और मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकता हूं। ये डेटा मुझे शेयर नहीं करना है। तो एक डेटा पोर्टल पे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा डेटा है, वहां पे जाके इस पर्टिकुलर डेटा को मैं किसी भी सूरत में शेयर नहीं करना चाहूंगा, तो मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं। कहीं पे मेरा डेटा शेयर हुआ है तो मैं ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता हूं, उस ऑब्जेक्शंस का कॉग्निजेंस लेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस डेटा को पीछे वापस पुल भी कर लिया जाएगा। अब ये किसके राइट्स हैं? आपके। ठीक है। नाउ एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जो इन सब चीजों को, इस पूरी बॉडी, ये मतलब रेगुलेटरी बॉडी होगी और इस पूरे एक्ट को ओवरसी करेगी। नाम क्या है? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज डीपीए। ये जो एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसने रिकमेंड किया था? बीएन कृष्णा कमेटी। आपने शायद डेटा गवर्नेंस में पहले इसको पढ़ा भी होगा, बट दिस पॉइंट ऑफ कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बीएन कृष्णा कमेटी पर्टेन्स टू व्हाट। यस, ये कमेटी का रेफरेंसेस याद रखिए। नाउ ये एक छोटा सा बताया गया कि ये कैसे कहां से डिराइव हुआ। ये स्टोरी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट हाउएवर इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पे हमने जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, ठीक है, और जो ग्राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग है, ये हमने डिफाइन की है, एंड द एग्जाम्पशन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। पहले इन सब चीजों के लिए एक जनरल कंसेंट था, सरकार के पास में एक पूरी ऑटोनॉमी थी कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को यूज कर सकती थी। अब यहाँ पे पर्सनल राइट्स को भी डिफाइन किया गया है कि आपका डेटा आप ही का है सबसे पहले। हाँ जी, कंसेप्ट ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन लिख लेना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, सबसे पहली बात तो ये, और उसके बाद में यहाँ पे इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी डेटा सब्जेक्ट्स है वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरा जो पर्सनल डेटा है इरेज कर दीजिए। सारे डेटा फिड्यूशरीज और प्रोसेसर्स जिनके पास में मेरा डेटा गया हुआ है, मुझे नहीं देना है इनको कोई भी डेटा। सो यू हैव टू फॉरगेट मी। फॉरगेट मी मतलब आपकी डेटा एंट्रीज और लिस्ट से मेरे को हटा दिया जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये काम किया गया है। हाँ जी, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब कि हमारा जो भी डेटा है, पर्सनल डेटा की कोई भी कॉपी है, वो कहाँ स्टोर्ड होगी? इंडिया के सर्वर्स में। हम फॉरेन सर्वर्स में हमारे डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, ताकि हमारी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, या जिस राइट की हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट होने की, वो एटलीस्ट फॉरेन लैंड के सर्वर्स में तो नहीं हो। अभी हमारा जो भी डेटा है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स अगर आप देखिए तो वो होस्ट होती हैं फॉरेन सर्वर्स पे, इंडिया से बाहर, मोस्टली यूएस के सर्वर्स पे, जो चीप कॉस्ट पे सर्वर मिल जाते हैं, वहां पे होस्ट कर दी जाती है वेबसाइट। तो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? यूएस के सर्वर्स में। तो आपका डेटा किसका हो गया? वो जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट द ओनली पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स योर डेटा। अदर एस्पेक्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी और पॉलिसी और रेगुलेशंस हैं जहां पे ये चीजें गवर्न होती है, बट आपके लिए इस वक्त ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं जो डेटा गवर्न कर रही हैं। ये तो खैर आपको पता ही लगेगी, ये मैंने आपको बोल दिया कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कमेटी किससे पर्टेन करती है, तो आपको पता होना चाहिए। देयर वाज अ केस इन 2017, केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब डेटा गवर्नेंस से रिलेटेड है। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, आईटी एक्ट अगेन, रूल्स 2021, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, जो किसको रिप्लेस करने वाला है? आईटी एक्ट अभी प्रपोजल पे है। एंड नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी एंड द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे डेटा गवर्नेंस, मतलब हमारा डेटा किस तरीके से गवर्न हो रहा है या रेगुलेट हो रहा है। क्लियर है? कोई इशू? इस एक्ट को अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से एक राइट टू बी फॉरगॉटन आने का चांस बनता है, और दूसरा सबसे पहले हमने कहा मेंशन किया, पर्सनल डेटा पर्सनल राइट्स को पहली बार यहां पे बात की गई है इस बारे में।
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है नामदा आर्ट्स। देख रहे हैं खूबसूरत सी, मुझे लगता है शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको यूज किया होगा। ये खूबसूरत सी डिजाइन, इसको हम बोलते हैं नामदा आर्ट। कहाँ का है? एक तो क्वेश्चन यही बन गया। सीधा सीधा कल्चर कहीं भी रिलेट होता है तो आपको उसको प्लेस स्पेसिफिकली याद करना ही होगा। नाउ, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट में बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके अंदर में इसको रिवाइव किया गया। ये कंटेक्स्ट था न्यूज का, लेकिन ये है कहाँ का? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मुगल एम्परर किसने? वेटरन। सबसे बड़ा पेट्रन कौन था इसका? अकबर। 16th सेंचुरी। कहा? मुगल एम्परर ने, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फॉर कवरिंग हिज हॉर्सेस, घोड़ों के ऊपर लगाया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय अ सूफी सेंट नेम शाहे हमदान टू कश्मीरीज। अब इसीलिए ये कश्मीर में फेमस है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर में इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, इट इज फ्रॉम कश्मीर। सेकंड, द पेट्रन ऑफ दैट वाज। एक डिस्टिंक्ट फीचर देखिए इसका। सबसे पहले, ये कश्मीरी फेल्टेड कारपेट में एक ट्रेडिशनल टाइप का इसमें इसको यूज किया जाता है। एंड इट इज क्रिएटिंग यूजिंग अ sheep wool and has colorful embroidery which we have already seen पिक्चर में। लेकिन एक डिस्टिंक्ट चीज क्या है इस कश्मीरी क्राफ्ट के बारे में? दैट द वूल इज फेल्टेड एंड नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आ सकता है कि ये वोवन बताया जाएगा आपको ऑप्शन में। नो, इट इज नॉट। ये इसके मल्टीपल यूज हैं, ये भी आपको कोई खास यहां से प्रीलिम्स का पॉइंट नहीं मिलेगा। पर तीन पॉइंट नामदा के बारे में हम क्या याद रखेंगे? कश्मीरी, अकबर एंड नॉट वोवन। बस, कभी भी रिवाइज करोगे ऐसे रैपिड रिवीजन करना है। नामदा आर्ट, कश्मीरी, अकबर एंड नेक्स्ट। हाँ जी, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमने इसके पहले बात किया था ई वेस्ट के बारे में, फिर अब नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में भी। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को जो नोटिफाई किया था, उसको उसमें ईपीआर का जो क्लॉज है वो भी डाल दिया। ईपीआर आपको याद है, ई वेस्ट में भी मैंने पढ़ाया है। क्या था ईपीआर? ठीक है। नाउ, प्लास्टिक के अंदर बहुत तरीके के प्लास्टिक्स आते हैं जो हमको, मैंने आपको कहीं क्लासेस में ही बताया। आपको माइक्रो प्लास्टिक्स भी याद रखने होंगे। एशिया के अंदर पहली कंट्री जिसने प्लास्टिक एलिमिनेट किया? नहीं। ये सबसे कॉमन सेंसिकल जवाब है जो आपको लगता है कि सबसे साफ सुथरा है, बढ़िया पीसफुल देश है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, इट वाज बांग्लादेश। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से जो क्लॉगिंग होती है, उस क्लॉगिंग के कारण फ्लड्स आते हैं। तो बांग्लादेश एशिया की पहली कंट्री बनी जिसने प्लास्टिक एलिमिनेट किया। ठीक है। नाउ, प्लास्टिक के अंदर में आप बहुत सारे देखते हो, पॉलीथीन जिसे हम बोलते हैं, उसी से कहीं ना कहीं प्लास्टिक डिराइव होता है। वो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक रेंज काफी सारी सी हो सकती है। बट ये खैर हमारी वेस्ट साइड की स्टोरी है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये कंटेक्स्ट है, तड़का डालने की बात है। नाउ, इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन फॉर प्लास्टिक इज 11 kilograms per year and is still the lowest in the world। क्योंकि ग्लोबल एवरेज क्या है? 28 किलो। आपको ये जान के ऐसा ऑप्शन में भी पढ़ के लगेगा हम तो डेली बेस पे फेंकते हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा लोग, यहां से एनालिटिकल पॉइंट बनता है प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि इंडिया का कंपैरिजन कहीं भी है तो आपको ग्लोबल एवरेज से हम कितना ऊपर है, नीचे है, और टॉप पे कौन है। तो हम अभी टॉप पे तो नहीं है। ठीक है। नाउ, नेक्स्ट, around 70% of the global plastic production is concentrated in 6 major polymer types, जिसे हम क्या रेफर करते हैं कलेक्टिवली नोन एज?
ठीक है, जहां पे कमोडिटीज में प्लास्टिक यूज होता है 70% कंजम्पशन यहां पर है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए दूसरा पॉइंट बनता है कि मेजरली जो प्लास्टिक वेस्ट है या प्लास्टिक प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? इन कमोडिटी प्लास्टिक्स। ठीक है, हाँ जी, याद रहेगा। पेट, दीज इंक्लूड्स पेट, जो 6 कैटेगरीज की हम ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें आपका पीवीसी भी आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आ जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी आ जाएगा जिसे हम HDPE भी बोलते हैं, उसके बाद में लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE, और उसके बाद में पॉलीप्रोपाइलीन जिसे हम PP बोलते हैं, या पॉलीस्टाइरीन PS। ये हो गई ये 6 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 एंड 6, जहां पे 70% कौन ले जा रहा है? कमोडिटी। ये 6 कैटेगरीज हैं जो कमोडिटी प्लास्टिक्स में यूज हो रही हैं। क्लियर है? नाउ each of them has of course different properties and it is identified by their reason identification code। मार्क कर लो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, RIC, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ जी, 2006 के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमको प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करना ही है, ये तो ऑफ कोर्स। नाउ लोकल बॉडीज को, ग्राम पंचायत को, वेस्ट जनरेटर्स, रिटेलर्स एंड द स्ट्रीट वेंडर्स, दे आर द स्टेक होल्डर्स इन मैनेजिंग द प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए आपकी स्वच्छ भारत की गाड़ियां आ रही है ग्राम पंचायत में। अब यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को भी बोला जाता है कि अगर आपको सब्जियां भी पैक करनी है तो आपको एक अलग टाइप की पॉलिथीन लेनी होगी। आप अगर रिटेल स्टोर पे जाओगे सब्जियां खरीदोगे तो आपको बोलते हैं कि प्लास्टिक बैग्स की जगह आपको पेपर बैग दे दें क्या, या क्लोथ बैग दे दें क्या। तो यहां पे स्टेक होल्डर्स किसको बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी? सरकार के साथ साथ इन स्टेक होल्डर्स को भी, जिन जो रिटेलर्स भी हैं या वेंडर्स भी हैं। बट द न्यू प्रोविजंस अंडर द न्यू रूल्स 2022 वो क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक की कैटेगरी डिफाइन कर दी गई, कैटेगरी 1 2 एंड 3 4। यहां पे आपको सबसे पहले ये क्या है? रिजिड प्लास्टिक पैकिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो सबसे पहली कैटेगरी में कौन से आएंगे? रिजिड प्लास्टिक्स। सेकंड, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स। तीसरा, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स। और चौथा, प्लास्टिक शीट्स या फिर ऐसी कुछ जो कि कैरी बैग्स में यूज होती है। दिस इज मेड ऑफ व्हाट? कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको समझ आया कि आप जो प्लास्टिक यूज कर रहे हो वो क्या है, इसीलिए वो अलाउ भी है। लेकिन अगर हम ऊपर जाए रिजिड प्लास्टिक्स की तरफ या उसके नीचे और कैटेगरी में आए, तो ऐसी कैटेगरीज में आप देखोगे कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये डिकम्पोजेबल नहीं होते हैं। इनको कॉम्पोस्टिंग, अगर आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा हो तो आजकल देखो प्लास्टिक की क्वालिटी चेंज हो गई है। पहले जिस तरह की पन्नियां आती थी और आज जिस तरह की प्लास्टिक्स आ रहे हैं, दोनों में फर्क है। आप कौन सा यूज कर रहे हो? जो कैरी बैग्स में यूज कर रहे हो? नाउ प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करते हैं। Reuse of rigid plastic packaging material has been mandated in the guidelines to reduce the use of fresh plastics। ऐसे प्लास्टिक्स रिजिड क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। अगर आप एक बार यूज करोगे और थ्रो कर दोगे, तो थ्रो करने के बाद में उनको रिसाइकिल हम नहीं कर पाएंगे। रिसाइकिल नहीं करेंगे तो फिर वो एनवायरनमेंट में जाके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आ गए, या उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो आसानी से ब्रेक नहीं हो रहे एनवायरनमेंट में, या रिसाइकिल हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप इसको यार वापस से रीयूज करो किसी न किसी तरीके से, अदरवाइज वो एनवायरनमेंट में जाके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब इसमें ईपीआर सर्टिफिकेट की एक बात है। व्हाट इज ईपीआर? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हमने पहले भी देख लिया। ईपीआर क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वन हु पोल्यूट्स मस्ट पे फॉर कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन एंड, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है?
पोल्यूटर्स पे। अगर आपने पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला एग्रीमेंट पढ़ा हो तो उसमें भी और पहले भी कि जो पोल्यूट कर रहा है वही पे करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एनवायरनमेंट पोल्यूट किया है। आज जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ही ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, तो कौन पे करेगा? पोल्यूटर्स पे। नाउ ईपीआर क्या है? इट is the responsibility of the producers, the brand owners to manage disposable of products post use। होने के बाद में भी ई वेस्ट में भी सेम चीज थी। खत्म हो गया प्रोडक्ट की शेल लाइफ, उसके बाद में आपको वेस्ट डिस्पोज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर की। नाउ इट इज अ रिवर्स कलेक्शन सिस्टम ensuring recycling for the end of life। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, कंज्यूमर मैं हूं लेकिन उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसको रिसाइकिल करने की? प्रोड्यूसर की। इट इज बेस्ड ऑन द फेमस प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? क्योंकि आपने वो प्रोड्यूस किया है, तो पोल्यूटर कौन हुआ? मैंने तो कंज्यूम किया है उसको। इफ यू वुडंट हैव प्रोड्यूस सच अ मटेरियल, आई वुडंट हैव कंज्यूम इट। मेरी चॉइस थोड़ी थी। आपने जो पोर्ट पार्ट्स लगा के दिए, फॉर एग्जाम्पल ई वेस्ट में आपने जो पार्ट्स लगा के दिए मैंने तो कंज्यूम किया, अब उसकी शेल लाइफ खत्म हो गई, प्रोडक्ट रिडंडेंट हो गया। लेकिन उस प्रोडक्ट को अगर मैं डिस्पोज ऑफ करता हूं और वो एनवायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट है, तो इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? रूट्स किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। सो हु इज द पोल्यूटर हेयर? द प्रोड्यूसर। हेंस देयर इज ईपीआर। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है एंड विच इज बीइंग रिलीज्ड। दिस इज बीइंग, the portal is released by central government and it is regulated by whom? सीपी, सीबी। ये रजिस्ट्रेशन भी करेगी और एनुअल रिटर्न्स भी जो प्रोड्यूसर्स हैं ईपीआर वाला वो फाइल करेंगे इस पोर्टल पे। इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स, ये सब अपने क्या करेंगे? इस पोर्टल पे फाइल करेंगे कि हमने इतना इतना एनुअल रिटर्न ये हमने वापस से यूज किया, रिसाइकिल किया और हमने इतना प्रोड्यूस किया था। क्वांटिटी भी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उसमें से कितना आपने रिसाइकिल कर लिया। इस तरह से ईपीआर को रेगुलेट किया जा रहा है यहां पे। वेरी क्लियर टू यू? ये फंडामेंटली याद रखना, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। नाउ एनुअल जो रिपोर्ट होगी ईपीआर पोर्टल पे, ठीक है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, they have been asked to submit an annual report on the EPR portal with respect to its fulfillment by the producers, importers, brand owners and etc जो भी हैं टू। तो आप यहां ये दो लोग, या सिंपली सोचो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टेट लेवल पे अथॉरिटी दे दी गई है कि आपको इनसे ये काम करवाना है। आपने किया, अब आप एनुअल रिपोर्ट किसको पेश करोगे? सीपी। और ऑनलाइन पोर्टल को कौन रेगुलेट कर रहा है? सीपी, सीबी। वहां पे ये लोग डायरेक्टली अपना रिटर्न फाइल करेंगे कि हमने इतना इतना प्रोड्यूस किया और इतना इतना रिसाइकिल किया। इस सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए बीच में किसको डाल दिया? दे विल फाइल द एनुअल रिपोर्ट टू सीपीसीबी। सिंपल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? सीपीसी। ठीक है। हाँ जी। प्लास्टिक वेस्ट रोकने के लिए ये रहा आपका प्रीलिम्स का दूसरा क्वेश्चन। इंडिया प्लास्टिक पैक्स, होमवर्क फॉर यू, टीजर फॉर यू। मुझे चाहिए इंडिया प्लास्टिक पैक्स के बारे में और प्रोजेक्ट रीप्लान क्या है, लिखा आ जाएगा प्रोजेक्ट रीप्लान। इट पर्टेन्स टू व्हाट, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली प्रोजेक्ट रीप्लान क्या है। अनप्लास्टिक कलेक्टिव, गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये सब क्या है? ये प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने के हमारे इनिशिएटिव्स हैं। नाउ इंडिया इज आल्सो अ सिग्नेटरी टू मैरपोल इनिशिएटिव। मैरपोल इनिशिएटिव इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन।
यहां से ये 4 नाम अलग से लिख लेना, और इन चारों नाम के बारे में एक एक पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए। यहां से कुछ भी उठ के आ जाएगा इन 4 में से, और सीधा 2 मार्क्स आपको फ्री में देके जाएगा। मोस्टली रीप्लान इंडियाज प्लास्टिक पैक्स में तो आपको दिख ही जाएगा कि कुछ ना कुछ प्लास्टिक से होगा, बट इंडियाज रीप्लान इनिशिएटिव एंड गो पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ विच ऑफ दीज प्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल, इसका एक बहुत अच्छा सामने डायग्राम जो है आपको दे रखा है। कलर कोडिंग इसमें नहीं हो पाई है सिंबल्स में, बट यहां पे रिसाइकलिंग में आपको की गई है। 7 कैटेगरीज यहां पे डिफाइन की गई है। ये है वो 7 कैटेगरीज, ठीक है। इस चार्ट को जरूर एक बार रीड कीजिएगा, ये आपकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए है। और यहां पे जो मटेरियल लिखा हुआ है इसको भी देखिएगा। ये जरूर देखना है कि ये रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पॉलीस्टाइरीन कहीं भी यूज हो रहा हो, पर क्या ये रिसाइक्लेबल है? नो, इट इज रेयरली रिसाइकल्ड, बट चेक फॉर लोकल रिसाइकलिंग। बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। रिसाइक्लेबल है, नाम से लग रहा है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन रिसाइक्लेबल है, जी हाँ। पॉली इथाइलिन टेराथेलेट रिसाइक्लेबल है, जी हाँ। तो आपको इसमें से जो पिक करना है, ऑफ कोर्स ये कॉमन यूज आपको नहीं याद हो सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप याद करो कि ये पॉलीमर जो है। पर आपको ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सब पॉलीमर्स किसके लिए यूज होते हैं? प्लास्टिक के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये भी आपको शायद याद नहीं हो पाए, लेकिन एक रिलेटेबल चीज ये है कि हमको उसको पता है कि ये रिसाइक्लेबल है कि नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेट्स से दिस 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 रिलेट कर करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन यूज होता है हमारे प्लास्टिक बैग्स में, फूड रैपिंग में। आप ब्रेड लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, वो जो प्लास्टिक होती है कौन सी होती है? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ऐसे करके आप आसपास की चीजों में प्लास्टिक की कैटेगराइजेशन पता होनी चाहिए। इज इट रिसाइक्लेबल? इट इज हार्ड टू रिसाइकल, ये है दिक्कत। लास्ट, जीरो एफआईआर के बारे में बात करते हैं जी। जीरो एफआईआर क्या है? तो रिसेंटली जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ व्हाट इज जीरो एफआईआर? आप अपना एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन। और जब भी वो कंप्लेन रिसीव होगी, ठीक है, एक किस ऑफेंस के लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट ट्राइडेंट के सेशंस में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीसी आजकल लॉ से कुछ ना कुछ हल्का इस तरह का पूछने लगी है। नाउ सच एफआईआर इज देन लेटली ट्रांसफर टू द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन जिसके पास में एक्चुअल जुरिस्डिक्शन है। आपके पास में यहां क्राइम हुआ, आप यहां रिपोर्ट लिखवाइए। अगर आप यहां नहीं हैं, आप कहीं और हैं, आपने वहां अगर रिपोर्ट लिखवा भी दी, तब भी वो केस ऑटोमेटिकली मानसरोवर पुलिस में या शिप्रापत थाने में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड देन इन्वेस्टिगेशन इज डन। तो प्रोसीजर वही है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। कहीं भी एफआईआर, पहले क्या होता था कि आप उस थाने में जाओ जहां आप पे क्राइम हुआ है, आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है थाने का, वहां पे जाके आपको रेलिवेंटली रिपोर्ट लिखवानी थी। अब ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट इज द लीगल बेसिस? ये तो खैर सोचने की बात ही नहीं है। कॉमन सिटीजन, हैंडीकैप लोग, वुमेन, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनको हेल्प करने के लिए जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। लीगल बेसिस क्या है? जस्टिस वर्मा कमेटी का नाम सुना होगा आपने, जिसने अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए थे पोस्ट रेप, जो दिल्ली गैंग
हुआ था उसके बाद में, वहां पे उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि कहां पे वो रेप हुआ या कहां पे वो इंसिडेंट हुआ उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में ही फंस गई। नेक्स्ट, एफआईआर क्या है भाई? तो जब भी हम पुलिस ऑफिसर को पहली बार किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग, हमको उसको राइटिंग में एफआईआर की हमेशा कॉपी आपको दी जाती है। आपका हक होता है, जो एफआईआर लिखी गई है आप उसकी कॉपी मांग सकते हैं पुलिस से, उसको देना पड़ेगा आपको एफआईआर की कॉपी। हाँ जी, फेलियर टू रजिस्टर एन एफआईआर, अगर आप नहीं लिखवा पाते हैं एफआईआर या सामने वाला नहीं लिख रहा है, तो क्या प्रोविजन है? अंडर सेक्शन 166 इट इज इंसर्टेड इन आईपीसी, पनिशमेंट टू द पब्लिक सर्वेंट जिसने नहीं लिखा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन। तो एफआईआर लिखने से कोई मना नहीं कर सकता। इनिशियली हो सकता है पहले कंप्लेन लिखे, एफआईआर बाद में ही लिखे, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा और डिनाई नहीं कर सकता। आपके पास में सवाल सिर्फ यहां से इतना सा आएगा, अगर एफआईआर के लिए पूछा जाता है कि जीरो एफआईआर क्या है, वो बोलेगा कि एक मिशन है कि पूरे इंडिया को क्रिमिनल से साफ कर दिया जाए और जीरो एफआईआर लिखे, पर ऐसा नहीं है। जीरो एफआईआर क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन आप कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में कंप्लेन लिखवा सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली बाद में जिसके पास में एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।